हेलो एवरीवन, वेलकम है 70th बीपीएससी के केमिस्ट्री के सीरीज़ में। ठीक है, केमिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी से कर रहे हैं मेनली। दो लेक्चर केमिस्ट्री का, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। देखते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन आपका 6th एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। दो चीज़ होता है, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक होता है वैलेंसी। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब उसके आउटर ऑर्बिट में कितना है। जैसे कार्बन का अगर आप देखोगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो उसको हम 2,4 लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि नील बोर्ड के हिसाब से आप देखोगे तो हमें आप जो लिख सकते हो उसको 2 8 8 कॉमा के हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, वैलेंस मतलब होता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है। वैलेंस मतलब हैव, ठीक है, हैव मतलब कितना है, तो उसके पास 4 है। वैलेंसी मतलब उसको कितना नीड है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। ऑक्टेट मतलब लास्ट ऑर्बिट में भी उसके 8 एलिमेंट्स हो जाए। ठीक है, मतलब 8 उसका हो जाए। ठीक है, आप इस बात को समझो कि दो टर्म आपको परेशान करेगा। वैलेंस मतलब कितना उसके लास्ट ऑर्बिट में है, मतलब 4 है, और कितना नीड है, तो कितना नीड है वो वैलेंसी होता है। तो कार्बन ऐसा है ना कि इसका ऐसा नंबर है, कार्बन का 4 इसका वैलेंस भी है और 4 इसका वैलेंसी नीड भी है। समझ गए बात? ठीक है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और इसका वैलेंसी भी 4 है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ क्रस्ट जो है ना, इसका थोड़ा देखेंगे कार्बन के बारे में क्या प्रॉपर्टी है। अर्थ क्रस्ट में ये मिनरल फॉर्म में रहता है कार्बन और 0.02% पे रहता है, याद करने की जरूरत नहीं है। एटमॉस्फेयर में 0.03% रहता है CO2 के फॉर्म में। तो आप देखोगे तो किस में ज़्यादा रहता है, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन ज़्यादा है देन रेस्पेक्ट टू अर्थ क्रस्ट में। ये थोड़ा ध्यान पे रख सकते हो। अब देखो, एक होता है कैटाइन, एक होता है एनायन। कैटाइन एनायन क्या टर्म्स होता है उसको समझ लेते। देखो कैटाइन क्या होता है, देखो जब भी आप देखोगे ना, जब भी आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। जैसे अगर मान लो Na और Cl में Na पे प्लस लगता है और Cl पे माइनस लगता है। क्यों लगता है? देखो Na क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, प्लस लग गया मतलब वो दे दिया है। ठीक है, Cl माइनस मतलब ले लिया है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है अभी बताएंगे। तो जब भी आप लॉस करोगे इलेक्ट्रॉन को तो हम उसको कैटाइन बोलेंगे। जब भी आप गेन करोगे, ठीक है, जब भी आप गेन करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गेन करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, और जब भी आप लॉस करोगे तो उस पर पॉजिटिव, लॉस पे क्या होना चाहिए, माइनस ना, लेकिन यहाँ उल्टा है, पॉजिटिव साइन लगेगा। और जब भी आप एनायन मतलब गेन करेगो तो आप पे निगेटिव साइन लगेगा। दिस में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन इन द फॉर्मेट ऑफ मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, अब देखो इस बात को। अब एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब Na प्लस Cl माइनस ही क्यों बनता है, अगर आप देखोगे तो ये जो Na है ना, सोडियम, इसके पास कितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 11 है। तो इसको हम लिखेंगे 281। क्यों 281 लिखेंगे, 8 पूरा हो गया तो अब 9 नहीं लिखेंगे, 288 रोल ही चलता है, तो अब लास्ट में 1 चला गया। ठीक है, और जब क्लोरीन देखोगे तो 287, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब देखो एक बात बताओ, एक बात बताओ कि Na के पास, Na का वैलेंसी कितना है, Na का वैलेंसी 1 है और Na का वैलेंस कितना है, 1 है। 1 मतलब वैलेंस है, लास्ट में जितना है वो वैलेंस है। और कितना नीड है, वैलेंसी मतलब नीड कितना है उसको, 7 नीड है। अब एक बार बताओ, एक दे देना आसान है कि 7 ले लेना आसान है? एक दे देना आसान है ना, और क्लोरीन के लास्ट में 7 है, इसको 1 चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी किस में कम लेगा, एक लेने में, 7 दे देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या करता है Na और Cl, क्या करता है कि Na अपना एक Cl को दे देता है, तो Cl के पास 288 हो जाता है, और Na प्लस में 28 हो जाता है, और Cl में क्या हो जाता है, 288 हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए Na प्लस हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है। और जब भी आप एक टोटली ट्रांसफर करोगे, कंप्लीट ट्रांसफर करोगे, तो उसको हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब आप शेयरिंग करोगे, शेयरिंग का मतलब क्या होता है समझो। देखो अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर, 8 है। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, 2,6, तो ये O2 बनाता है। O2 मतलब कोवेलेंट बॉन्ड, 2 O ले लेगा। अब एक दोनों के पास कितना जरूरत पड़ेगा, देखो ऑक्सीजन को 2 चाहिए, यहाँ पे 6 है, मतलब 2 नीड है इसको कंप्लीट होने के लिए, 8 बनाने के लिए। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा।
कोवेलेंट में शेयरिंग करेगा, अपना 2 दे देगा इसको, और जब नीड होगा तो इससे 2 ले लेगा, तो शेयरिंग बनता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे याद रखना, आयोनिक में कंप्लीट ट्रांसफर और कोवेलेंट में शेयरिंग बनता है। तो जब भी कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, मल्टी पॉइंट हमेशा हाई रहेगा और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा, मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग वाला जो चीज़ होता है, उसमें बीपी और एमपी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और लोअर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रहता है, N2 और O2 भी इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, वैलेंसी, नीड, ये सब ऊपर बता दिया। अब देखो 2 तरह का बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। इधर मैंने नोट्स भी लगा दिया सो दैट कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन वही चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आपका लीनियर ओवरलैपिंग होता है, बिल्कुल पूछेगा आपसे। और जो पाई बॉन्ड होता है वो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज होता है या लेटरल ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज होता है या लेटरल होता है, ठीक है। जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है वो लीनियर होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो आपका ओवरलैपिंग होता है, लेटरल, ठीक है, और साइड वाइज होता है, ये याद रखोगे। सिग्मा आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई आपका वीक बॉन्ड है। जब आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कब बनेगा, जब भी आपका सिंगल, जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहता है, पिछले क्लास में बताया, जब सिंगल बॉन्ड होता है, जब भी डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तब पाई का रोल आ जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, सिंगल बॉन्ड कब होता है, अल्केन के केस में, ठीक है। और उसके बाद पाई बॉन्ड कब होता है, अल्कीन के केस में सेकेंड डबल बॉन्ड, और अल्काइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसको याद कर लो, याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। देखो इस बात को समझो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड पार्टिकुलर टाइप बिटवीन एटम्स इन द गैसियस स्टेज ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। मतलब कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा किसी भी एटम को तोड़ने में, 1 मोल ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टाइप ऑफ एटम्स इन द गैसियस स्टेट में कितना एनर्जी नीड होगा। तो नीड ऑफ एनर्जी मतलब बॉन्ड एनर्जी, मतलब देखो अब ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी है। ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम लेजर विल बी बॉन्ड एनर्जी। जितना बड़ा साइज होगा उतना कम लगेगा एनर्जी, क्योंकि देखो बड़ा रहेगा, ठीक है, तो दूर दूर में एटम्स है, इसको ब्रेक करने में आपको क्या होगा, कम एनर्जी रहेगा। क्यों, ये सब जो है ना बड़ा है, इसका मतलब सब न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, दूर है, मतलब इसके बीच में जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गया। अब छोटा होगा तो न्यूक्लियस से नज़दीक होगा, इसके बीच में स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जितना बड़ा एटम होगा, जितना साइज ऑफ एटम ज़्यादा होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, ठीक है। द ग्रेटर द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मोर विल बी बॉन्ड एनर्जी। जितना बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी होगा उतना मोर एनर्जी लगेगा। इस बात को समझो, ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है कि अगर मान लो साइज ऑफ एटम बड़ा है तो उसमें एनर्जी कम लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, आपको लगेगा ज़्यादा लगेगा, लेकिन उसमें एनर्जी कम लगेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ होता है सेंटर से, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर द साइज ऑफ एटम ग्रेटर विल बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के टाइम में उल्टा होता है, ग्रेटर साइज होगा तो बॉन्ड लेंथ। अब एक बात बताओ, लॉजिक सोचो, ये एक है, ये बड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, जो छोटा है उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, लेकिन बॉन्ड एनर्जी के केस में उल्टा होता है, ठीक है। अब कार्बन का प्रॉपर्टी देखते हैं। कार्बन एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है, मतलब सेम केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। एलोट्रॉपिक ऑफ कार्बन का मतलब ये होता है कि कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, मतलब केमिकली सब जगह एक ही जैसा रहता है, लेकिन उसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो बहुत डिफरेंट रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप बताते हैं, कार्बन का क्या क्या एलोट्रॉप्स है, तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चारकोल हो गया, ये है। अब डायमंड के बारे में देखो, ये बिल्कुल पूछता है बीपीएससी, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्लम्बैगो बोलते हैं, और ब्लैक लीड, ये पूछ सकता है डायरेक्ट, ब्लैक लीड किसको बोलते हैं, तो हम लोग ग्रेफाइट को बोलते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, कौन, डायमंड। हार्डेस्ट नेचुरल नॉन सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.52 होता है, बिल्कुल लर्न करने की जरूरत है। लेकिन ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, ये बात ध्यान रखना, ग्रेफाइट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और हीट भी होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.415 होगा। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लाइट में कुछ लिंक है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। मतलब स्पीड ऑफ लाइट, मैं स्पीड लिख देता हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मतलब जिसमें जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें लाइट का स्पीड उतना कम, इसलिए डायमंड में लाइट ऑफ स्पीड बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। जो लाइट का स्पीड 3.10⁸ होता है उससे बहुत कम हो जाता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.415 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अब इस बात को भी समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
विथ रेस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस मीडियम में हमें ज़रूरत है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इट इज़ वेरी रिएक्टिव इंडेक्स बता ही दिए। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ब्लैक डायमंड कॉल्ड कार्बोनेडो, ये पूछ सकता है, इसमें ट्रेसेस ऑफ ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है कार्बोनेडो क्या है। ग्रेफाइट क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, वो क्या हार्ड होता है, ये डार्क ग्रेइश कलर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ये गुड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब देखो ग्रेफाइट और डायमंड में ठीक उल्टा है, केमिकली मोर रिएक्टिव देन डायमंड, ये केमिकली ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला ही है कि हम एलोट्रॉप पढ़ रहे हैं तो हमको सबको देखना है। ठीक है, इट हैज़ लेयर स्ट्रक्चर वीक वंडरवाल फोर्स, इसका वंडरवाल फोर्स वीक होता है। वंडरवाल फोर्स क्या होता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो टाइप होता है फ्लोरेंस, फ्लोरेंस जो आपको होता है C60 इसको बोलते हैं, इसको सॉकर बॉल भी बोलते हैं या बकी बॉल भी बोलते हैं। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, ये भी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। ग्रेफिन क्या होता है, ग्रेफिन आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है, ये न्यूज़ में भी है और हमने आपको करंट अफेयर्स में भी कराया। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जब it कब फॉर्म होता है, इनकम्प्लीट कंबशन में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों पढ़े, कि इसमें भी कार्बन होता है। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होना, किसी चीज़ को हम जला रहे हैं अच्छे से नहीं जला तो वो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ठीक है, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हार्मफुल बहुत होता है आपको इन्वायरमेंट के लिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें आपका कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, उस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड आपको बता दिया है, फिर भी देखो अनसैचुरेटेड क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आपको बता दिया। डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड आपको अल्कीन होता है और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, अल्काइन होता है। जो अनसैचुरेटेड है येलो फ्लेम देता है और ब्लैक देता है, और जो सैचुरेटेड है वो क्लीन फ्लेम देता है, लो O2 होता है इसमें। ठीक है, उसके साथ अगर लो O2 रहेगा तो ब्लैक सूट दे देगा, मतलब अच्छा ऑक्सीजन रहेगा तो क्लीन फ्लेम देगा, लेकिन ऑक्सीजन कम रहेगा तो ब्लैक सूट दे देगा। अब हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में बनाना है, कैसे बनाएंगे देखो। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, देखो C4H10, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका अल्केन का ग्रुप है और ये सैचुरेटेड है। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम C4 अनसैचुरेटेड देखें, मतलब डबल बॉन्ड देखें, तो C4H8 है, तो हम इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे इसमें। तो देखो हाइड्रोजन का ही डिफरेंस है, कार्बन तो सेम है, तो ये अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड बन जाएगा। तो हम ये कैसे करेंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है, स्टार मार्क लिख लो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किस कैटलिस्ट की मदद से हम लोग अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, तो मेंडलीफ है, ये याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं पीरियोडिक टेबल में, टेबुलर डिस्प्ले में रखते हैं। इसमें केमिकल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइज होता है बेसिक ऑफ देयर प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, अब देखो होता क्या ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ देखोगे ना तो ये कौन दिया है, तो ये मोस्ले साहब ने दिया है, इसको आपको मोस्ले ने दिया, ये याद रखना है। मोस्ले क्या बोलते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होता है पीरियोडिक फंक्शन का एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से, ये भी ध्यान रखना, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अबव प्रिंसिपल के हिसाब से होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होता है एलिमेंट का, कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से टच नहीं किया लेकिन अब टच करेगा। देखो जितना भी ग्रुप 1, 2 जो होता है वो आपका एस ब्लॉक होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब एक बात समझो, इसको याद कैसे करेंगे। Li लिथियम, तो लीना के रब से फरियाद, लीना के रब से फरियाद, ये आपका एस ब्लॉक में आता है। और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। मैंने ये टर्म बनाया, आप इसको याद कर लो। देखो अगर आपसे हाइड्रोजन और अल्कली पूछेगा तो लीना के, आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन अल्कली ग्रुप है, तो आप याद कर लो लीना के रब से फरियाद। और उसके बाद आपको अल्कलाइन पूछेगा तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये अल्कलाइन अर्थ है, ये दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 में रहता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान पे रखना। टोटल कितने ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप है, सबके बारे में बात करेंगे। और जितने भी एस ब्लॉक है वो मेटल होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इस बात को बिल्कुल याद कर लो क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे क्या होता है। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS 0 से 2 रखते हैं, ये नहीं भी याद रखो चलेगा, लेकिन ये याद कर लो, सॉफ्ट मेटल होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। पी ब्लॉक जो होता है वो 13 से 18 होता है, 1 से 2 तो ऊपर हो गया, ये 13 से 18। डी ब्लॉक 3 से 12 होता है
और एफ ब्लॉक के बारे में नीचे देखेंगे, 4F SF होता है वो देखेंगे। इसको हम लोग NS2 से NP16 से रखते हैं। मतलब आपको एक बात पता होना चाहिए, हम SPDF पढ़ते हैं तो देखो S वाले ब्लॉक तो S में ही रहेंगे ना, इसलिए NS 0 से 2 है। जो P वाले ब्लॉक है वो S में तो रहेंगे, P में भी रहेंगे। जो D वाले ब्लॉक रहेंगे वो SPD में रहेंगे, इसलिए देखो सब लिखा हुआ है, SPD सब लिखा हुआ है, ठीक है। और जो F वाले रहेंगे वो F में भी रहेंगे, ठीक है। अब ये ओनली ब्लॉक विच कंटेन मेटल एंड नॉन मेटल एंड मेटोलाइट, तो P इज द ओनली ब्लॉक जिसमें मेटल भी है, मेटेलॉइड भी है, नॉन मेटल भी है। ये बिल्कुल याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल एग्जाम में आपसे पूछेगा। D ब्लॉक में क्या है, D ब्लॉक में क्या क्या है वो देखो, 13 से 12 ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। पूछ सकता है कौन ट्रांजिशन है, 4 ऑप्शन देगा SPDF, ठीक है। तो याद कर लो इसको। जैसे जितना भी आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट है बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये सब एक्सेप्शन है, मेनली ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं लेकिन ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है। मरकरी, जिंक, कॉपर वगैरह ये सब एक्सेप्शन है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब 4F ब्लॉक में देखोगे तो मेनली इसमें 2 सीरीज होते हैं, 4F और 5F। जो हम 4F है उनको हम बोलते हैं लेंथेसाइड, बिल्कुल याद कर लो। 4F को लेंथेसाइड बोलते हैं और 5F को हम लोग एसिनिटाइड बोलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है। उसके बाद एटॉमिक रेडियस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने लगा दिया फिर फोर भी, कंप्लीटनेस के लिए एक बार पढ़ लेना, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैस स्टेट। आयनाइजेशन एनर्जी होता है कि जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन को हम 2,4 लिख दिए, इस 2,4 में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी नीड लगेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा देख लो, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इज अ टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट फॉर्म ए कैटायन। जब भी आपका मेटालिक कैरेक्टर होगा ना, मेटल जो होगा ना वो हमेशा क्या बनेगा, कैटायन बनेगा। कैटायन मतलब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो भी आपका नॉन मेटल रहेगा वो गेन करेगा। तो ये स्लाइटली डिफरेंस एनसीईआरटी बोलता है, इसको याद, इसको पता होना चाहिए। मेटल क्या करेगा, आपका प्लस बनाएगा, मतलब कैटायन बनेगा। जो नॉन मेटल है वो मेनली क्या करेगा, माइनस बनाएगा, वो गेन करेगा, मतलब वो क्या करेगा, एनायन कहलाएगा। तो इसको समझ लो, ये बिल्कुल पूछेगा आपसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, देखो इज द एनर्जी लिबरेटेड व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम। जब भी किसी में हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जैसे Na+Cl- में हम क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तब ना Cl- बन रहा है, तो ये इसमें कितना एनर्जी नीड होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। यहाँ क्या बोलता है, कितना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलता है, कितना एनर्जी लगेगा जब हम एक एटम को ऐड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इट, कितना अट्रैक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बोलता है। नेगेटिव आदमी अटैक करता है ना, याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो लैटिस एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिस एनर्जी 2 होता है, एक लैटिस एनर्जी, एक हाइड्रेशन एनर्जी। इसको याद कर लो। जब भी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से बड़ा होगा तो कंपाउंड सॉल्युबल वाटर में होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी से लैटिस एनर्जी बड़ा हो जाएगा तो इनसॉल्युबल होगा। इसको याद कर लो, प्रीलिम्स में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो जब भी आयनिक कंपाउंड, मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड आपको पता है, आयनिक कंपाउंड कंप्लीट ट्रांसफर में जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है हम उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। अब जो हाइड्रेशन एनर्जी होता है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू वाटर। जब हम पानी में मिलाते हैं अब कितना एनर्जी रिलीज होता है, हाइड्रेशन से ही लग रहा है कि वो वाटर से रिलेटेड है, याद कर लो। होमोलोगस सीरीज में अल्केन होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन होता है जो डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन होता है जो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों अनसैचुरेटेड और ये आपका सैचुरेटेड है, ठीक है। पेट्रोलियम को जो हम निकालते हैं वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, और कोल में हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ये दोनों एनसीईआरटी में मेंशन, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। कोल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हटाते हैं और पेट्रोलियम को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हटाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही होगा, ठीक है। छोटा छोटा लेक्चर 18-20 मिनट का बना रहा हूँ सो डैट कि आप सुन सको। आपको इतना तो जरूर पता चला होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत इस पेज में छूट गया था, हम बता देते हैं कि विनीगर जो है ना 5.8% ऑफ एसिटिक एसिड वाटर होता है, मतलब वाटर में 5.8 जो होता है विनीगर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोजेलिक एसिड बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जिसमें ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब होता है कि हम ऐड कर रहे हैं ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये छोटा सा छूट गया था, फिर आपको हमने बता दिया। तो आज का इतना ही लेक्चर है, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा तो डू कॉमेंट सो डैट कि हम आपका ऐसा लेक्चर लाए, क्योंकि ये प्योर एनसीईआरटी बेसिस है, प्योर एनसीईआरटी बेसिस है।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीईआरटी नहीं है, हमने थोड़ा सा ही पढ़ा है, लेकिन कोशिश किया है कि आपको कुछ अच्छा नॉलेज देने का कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन।